नमस्ते विद्यार्थियों। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं और 7वीं कक्षा के पहले अध्याय जिसका नाम है लोकतंत्र, इस पर हमने 2 वीडियो के माध्यम से इस पाठ के कुछ अंशों को समझा है। विद्यार्थियों, अब हमारे समक्ष ये तीसरा वीडियो है और इस तीसरे वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर को पूरा समझने का प्रयास करेंगे और यही इस चैप्टर का अंतिम वीडियो भी है। तो बच्चों देखिए, आपके समक्ष नागरिक शास्त्र अध्याय 1 पृष्ठ 5 का जिक्र है। बच्चों, पृष्ठ 5 पे देखिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर है और उन्होंने लोकतंत्र की सफलता को आत्मसम्मान से भी जोड़ा है। उन्होंने लोकतंत्र की सफलता को समानता और असमानता से भी जोड़ा है। उन्होंने लोकतंत्र की सफलता को जाति व्यवस्था से भी जोड़ा है। तो बच्चों, अभी जिस चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे हैं उसका नाम है लोकतंत्र। आपको पता है बच्चों, तो लोकतंत्र में समानता और असमानता, इसका क्या मतलब है? किस प्रकार से असमानता जो है वो किसी देश के लोकतंत्र को असफल करने के लिए पर्याप्त है? किसी देश का लोकतंत्र असफल हो सकता है यदि कि उस देश में नागरिकों के बीच असमानताएं हों। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। बच्चों, आप ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पे, ये आपके पाठ का ही अंश है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना चाहिए। अब देखिए आगे है इस चैप्टर में भारत में असमानता को लेकर कि भारत में सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्र में असमानता अभी भी मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है, आज़ादी के 70 साल बाद भी। भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके दैनिक जीवन एवं कार्य करने की स्थितियों में समानता नहीं मिलती। आपको कई ऐसे स्त्री, पुरुष और बच्चे मिल जाएंगे जो सड़कों के किनारे प्लास्टिक के टुकड़े या कुछ इस प्रकार की वस्तुओं को चुनते हैं। हम लोग स्वाभाविक रूप से बच्चों ऐसा देखते हैं। ट्रेनों में अवैध रूप से बॉगी के अंदर झाड़ू लगाते बच्चों को देखा जा सकता है। कितना मार्मिक दृश्य होता है बच्चों। कई बार हम उस तरह के बच्चों को ठुकरा देते हैं, है ना? लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी गरीबी है बच्चों, कितना अन्याय है किसी के साथ। प्रायः उनके साथ उचित व्यवहार भी ठीक से नहीं किया जाता। तो आप समझ रहे होंगे बच्चों कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आज से 70-80 साल पहले जो बातें कही, जो बातें हमें समझाई और संविधान में जिन चीज़ों को जोड़ा और लोकतंत्र की सफलता के लिए जिन बातों के महत्व को समझाया, वे चीज़ें आज भी हम देखते हैं। तो ये तो हुई निर्धनता की बात, लेकिन कुछ और बातें हैं बच्चों। हमारी जो जाति व्यवस्था है सिर्फ निर्धनता के साथ जुड़ी हुई नहीं है। आप पेज नंबर 5 पे ही फोकस कीजिए बच्चों। यहाँ लिखा है, निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही एक असमानता का आधार है जाति व्यवस्था। आप सोच सकते हैं कि जातिगत पहचान गांवों में ही होती है। शहर के लोग जातिगत व्यवस्था पर विश्वास नहीं करते। शायद आप ऐसा सोचते होंगे। आपकी सोच गलत हो सकती है। समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के, जिसको हम लोग मैट्रिमोनियल कहते हैं बच्चों, कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे एक मैट्रिमोनियल एजेंसी के माध्यम से
ये वैवाहिक विज्ञापन दिया हुआ है, मतलब शादी के लिए विज्ञापन दिया हुआ है। इसमें 3 विज्ञापन है बच्चों। पहला है, उसमें लिखा हुआ है तैलिक, मतलब उनकी जाति है। 28 माने वो 28 वर्ष का है। 5 फुट 7 इंच ये हाइट है, ऊंचाई है। पीएचडी माने बहुत उच्च डिग्री होती है पीएचडी, है ना, वो डॉक्टरेट किए हुए हैं। एमएड, सोचिए शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उच्च डिग्री है पढ़ाने के लिए, बीएड तब एमएड। नेट किए हुए हैं, जेट किए हुए हैं। सरकारी शिक्षक हेतु स्वजातीय कन्या चाहिए। माने एक तैलिक समाज के कोई पुरुष हैं, वो 28 साल के हैं, है ना, वो 5 फुट 7 इंच लंबे हैं, पीएचडी किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, नेट किए हुए हैं, जेट किए हुए हैं, सरकारी शिक्षक भी हैं, किंतु उनको चाहिए क्या, स्वजातीय कन्या। चलिए, इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये है एक उदाहरण जाति व्यवस्था का। उसके अलावे 2 और है बच्चों। देखिए 23 साल की एक महिला है जो 5 फुट 3 इंच लंबी है, स्लिम है, गोरी है, स्नातकोत्तर है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है, कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है, वो ब्राह्मण कन्या है और उनके लिए क्या चाहिए, स्वजातीय वर चाहिए। ठीक है। उसी तरह से एक और है बच्चों, आप लोग देख लीजिए अपने पाठ्य पुस्तक पर भी वो है और यहाँ हमारे स्क्रीन पे भी है। तो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था भारत में बहुत अंदर तक प्रवेश की हुई है। ये हजारों हजार साल से जो जाति व्यवस्था देश में है, तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन ये तो ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं परिवर्तन मांगती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोकतंत्र की सफलता असफलता से भी जुड़ी हुई है, और इसमें से सामाजिक ताना बाना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं मानवीय गरिमा का मूल्य, है ना। अब हम डिग्निटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डिग्निटी। चलिए, यहाँ पे बच्चों एक तस्वीर है जो कि दीवार फिल्म, जो कि सन 1975 में बनी थी, उस फिल्म का एक सीन है। तो इस सीन में क्या चीज़ है बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्मगलर होता है, वो कहीं पे अपना जूता पॉलिश करवाता है, सड़क के किनारे जूता पॉलिश करवाता है। और अक्सर बड़े शहरों में जूता पॉलिश करने वाले बच्चे भी होते हैं, तो उसमें एक बच्चा होता है जो कि जूता पॉलिश कर रहा होता है। तो जो स्मगलर है वो देख रहे हैं वो सूट बूट में है, तो उन लोगों का मन मिजाज भी कुछ उसी तरह का होता है। तो बच्चे के प्रति उसमें कोई संवेदना नहीं थी, बस वो सीधे क्या करता है कि जूता पॉलिश करवाता है और पैसा फेंक कर देता है। तो जब पैसा फेंक कर देता है बच्चों, तो वो पैसा लेने से इनकार कर देता है। ठीक है। तो ये सीन है, अमिताभ बच्चन की फिल्म है, सन 1975 में बनी दीवार फिल्म। ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है, अथवा वे अमीर हैं या गरीब। जब लोगों के साथ किसी कारण से असमानता का व्यवहार किया जाता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, उनके आत्मविश्वास में कमी आती है। 1975 में बनी दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। सभ्य समाज में मनुष्य को उसके काम का सम्मान मिलना बहुत ज़रूरी है। तो समझे होंगे बच्चों डिग्निटी ऑफ लेबर क्या होता है। अब चलिए बच्चों, हम लोग बात करते हैं बाल संसद की। बाल संसद वही बाल संसद जो हमारे विद्यालयों में है। आप में से कोई प्रधानमंत्री है, हम लोग बनाते हैं ना, किसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं, किसी को शिक्षा मंत्री बनाते हैं, किसी को बागवानी मंत्री बनाते हैं, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बनाते हैं। क्यों बनाते हैं बच्चों? इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसके माध्यम से आप लोगों के अंदर हम लोग लोकतंत्र की समझ विकसित करना चाहते हैं। तो वहाँ हम लोग पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं कर पाते हैं जो लोकतंत्र में चुनाव का आधार होता है, लेकिन उसके बावजूद बच्चों आपके अंदर लोकतंत्र के प्रति सम्मान हो और
आपके अंदर एक ऐसी भावना आए जिससे कि आप आगे चल के एक अच्छे नागरिक बन सकें। इसीलिए बाल संसद के बारे में आप लोगों को बताया जाता है। तो यहाँ देखिए कुछ बच्चों की तस्वीर है जो कि बाल संसद के मंत्री हैं, है ना बच्चों। तो बाल संसद हम लोग क्यों बनाते हैं, इस पर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए बाल संसद के उद्देश्य के बारे में दिया हुआ है। विद्यालय विकास हेतु नई नई योजनाएं बनाना। आप लोग योजना बनाते हैं बच्चों, किधर पेड़ लगाना है, किधर पौधा लगाना है, किधर किचन गार्डन होगा, है ना। विद्यालय की सुरक्षा कैसे होगी, विद्यालय की दीवारें कैसे साफ रहेंगी, बहुत सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान रखते हैं। पढ़ाई को लेकर आप भी बहुत सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखते हैं, है ना। तो इसमें पॉइंट वाइज देखिए बहुत सारी बातें हैं। विद्यालय के शिक्षण कार्य को बेहतर संचालन में सहयोग करना, विद्यालय के बच्चों, ये सब क्या है बच्चों, ये है बाल संसद के उद्देश्य हैं। माने बाल संसद क्यों बनाया जाता है। कक्षा में सीखने का माहौल विकसित करना, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, विद्यालय को समुदाय से जोड़ना, माने सोसाइटी जिस गांव से वो विद्यालय जुड़ा हुआ है उससे जोड़ना, विद्यालय प्रबंधन यानी मैनेजमेंट से जुड़े विषयों की पहचान, उस पर ठोस निर्णय लेना, विद्यालय को आकर्षक बनाना, बच्चों की उपस्थिति नियमित करना। ये सब काम करके बच्चों आप लोग एक तरह से विद्यालय को भी सपोर्ट करते हैं और शिक्षकों को भी सपोर्ट करते हैं, और इससे खुद आपको लाभ भी होता है, आपकी नेतृत्व क्षमता भी बढ़ती है बच्चों। इसी तरह से 12 पॉइंट सब दिए हुए हैं बच्चों, इनको आप लोग देख लीजिए और इसको याद भी रखिए। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की बात करते हैं बच्चों। आर्टिकल 15 नाम की एक मूवी भी आई थी 2 साल पहले, है ना बच्चों। तो आर्टिकल 15 क्या होती है कि जो समानता का अधिकार है ना, उसी के ऊपर भारतीय संविधान क्या कहता है वो चीज़ हमें देखना है। तो चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता का प्रावधान, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करता। राज्य का मतलब बच्चों स्टेट नहीं, जैसे झारखंड स्टेट, बिहार स्टेट, उड़ीसा स्टेट, पश्चिम बंगाल स्टेट, वो स्टेट नहीं। राज्य का मतलब हुआ यहाँ पे संपूर्ण देश, है ना। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। मतलब कि ये क्या है, ये निर्देश है गवर्नमेंट को कि आप ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। आगे है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी एक के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णता या अंशतः राजनिधि से घोषित या साधारण जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घरों, सड़कों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता, दायित्व या शर्त के अधीन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें सार्वजनिक हैं वो सबकी है, उस पर हम किसी जाति, धर्म, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर हम भेद नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। लेकिन इतना ये कानून तो बना हुआ है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विचारणीय सवाल यह है कि क्या कानून बन जाने से असमानता का व्यवहार बंद हो जाता है? क्या कानून बन जाने से असमानता दूर हो गई है? नहीं। तो विचारणीय सवाल क्या है? यह विचारणीय विषय है कि कानून के होने के बावजूद लोगों के साथ असमानता का व्यवहार क्यों होता है। इसके पीछे कारण है कि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। यह जानते हुए कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि सामूहिक जनता के दृष्टिकोण से बहुत धीरे धीरे और क्रमिक रूप से परिवर्तन आता है। बच्चों आप समझ रहे होंगे कि परिवर्तन बहुत स्लो आता है, इतना स्लो आता है कि वो आज 70 साल में भी बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। पता नहीं और कितना साल लगेगा बच्चों। आपको अच्छा नागरिक बनना है और इस तरह की असमानता आप मत आने दीजिएगा बच्चों, है ना। ना अपने घर में, ना अपने गाँव में, न समाज में, ना
राष्ट्रीय स्तर पे कोई काम करेंगे तो उसमें असमानता का शब्द बोलेंगे और ना ही असमानता का कोई व्यवहार दिखाएंगे, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग नहीं करते, हम लोग तो मिलजुल करके मध्याह्न भोजन करते हैं, है ना। उसमें हमारी तो भावना वहाँ तक जाती भी नहीं है ना। वर्तमान दृष्टिकोण में बदलाव तभी संभव होगा जब लोग सभी को एक समान समझने लगेंगे। इसके लिए उनको विश्वास करना होगा कि हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातांत्रिक समाज में समानता स्थापित करना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सक्रिय सहयोग देना है। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब चलिए हम लोग थोड़ा अपने देश से बाहर निकलते हैं और असमानता का मुद्दा हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे देश के बाहर भी ये चीज़ है। तो हाँ बच्चों, हमारे देश के बाहर भी एक चीज़ है और इसका जिक्र हम लोग करने जा रहे हैं अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। तो बच्चों, आप लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है तीसरी दुनिया का देश है और सच पूछिए तो आज से 400-450 साल पहले उसका कोई अस्तित्व भी नहीं था। वहाँ पे यूरोप के लोग, चाहे वो ब्रिटेन के लोग हों, फ्रांस के लोग हों, जर्मनी के लोग हों, स्पेन के लोग हों या पुर्तगाल के लोग हों और बहुत सारे हॉलैंड, पोलैंड, है ना, ये इटली, बहुत सारे देशों के लोग धीरे धीरे पलायन करके जब वहाँ गए तो एक देश बन गया अमेरिका। लेकिन वे बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों को श्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए आदमी चाहिए थे और मेहनत करने के लिए उन्होंने आदमी जुटाया कहाँ से? उन लोगों ने आदमी जुटाया अफ्रीका से। जी हाँ बच्चों, इसका जिक्र हम लोग इतिहास में कर चुके हैं, जिसको हम लोग दास व्यापार बोलते थे, है ना। लोगों को ले जाया जाता था और वहाँ पे काम कराया जाता था। लेकिन बच्चों, समय के साथ साथ परिवर्तन आता है और ये जो दास लोग जो अमेरिका में ले जाए गए थे अफ्रीका से, तो ये लोग अमेरिकी समाज का एक हिस्सा बन जाते हैं और धीरे धीरे ये भी पढ़ाई लिखाई करते हैं। हालांकि मेहनत मजदूरी आज भी ये लोग करते हैं, लेकिन अमेरिका में इनका उतना शैक्षिक विकास नहीं हुआ है और ना ही आर्थिक विकास हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, किस कंटेक्स्ट में हमें बात समझना है। चलिए देखिए, यहाँ पे दो तस्वीरें हैं। एक रोजा पार्क्स की तस्वीर है जो महिला हैं और दूसरे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर, है ना। इनको तो नोबेल पुरस्कार भी मिला है, मार्टिन लूथर किंग को। तो क्या बात थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसके लिए इनको मिला है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखिए, अमेरिका में अफ्रीकी मूल के लोग रहते हैं, मतलब सिर्फ अफ्रीकी मूल के लोग ही नहीं रहते, अफ्रीकी मूल के लोग भी रहते हैं, है ना, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। इन्हें अफ्रीकी अमेरिकन कहा जाता है। आइए जानें कि इनके साथ क्या घटित हुआ। चलिए हम लोग देखते हैं कि इनके साथ कौन सी घटना घटी और इनके साथ क्या व्यवहार हुआ, है ना। तो चलिए, यहाँ पे है, अफ्रीकी अमेरिकियों ने समान अधिकार प्राप्त करने के लिए आंदोलन किया था। इन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था। इससे पहले वहाँ के गोरे इन अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ बहुत असमानता का व्यवहार करते थे। कानून की नज़रों में भी वे समान नहीं थे। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब भी कोई गोरा व्यक्ति सामने आ जाता था तो सीट छोड़ देना पड़ता था। तो बच्चों, रोजा पार्क्स नाम की एक महिला थी। वो 1 दिसंबर 1955, काफ़ी लंबा अरसा बीत चुका है, तो उस तिथि को अपने काम से जब घर लौट रही थी तो वह काफ़ी थकी हुई थी और उस अवस्था में उन्होंने अपनी सीट नहीं छोड़ी। परिणाम ये हुआ बच्चों कि रोजा पार्क्स को सज़ा हुई, है ना। वहाँ की अदालत ने सज़ा दी और इसके विरोध में जो अफ्रीकी समुदाय के लोग अमेरिका में रहते हैं, उन लोगों ने बसों का बहिष्कार कर दिया कि हम बस में नहीं बैठेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स, देख रहे हैं बच्चों, उनको हम रोजा पार्क्स भी कह सकते हैं, रोसा पार्क्स भी कह सकते हैं, उच्चारण में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। तो रोसा पार्क्स, जिसकी एक विद्रोही तेवर ने अमेरिका का इतिहास बदल दिया। समझ रहे हैं बच्चों? एक्चुअल इनका पूरा नाम था रोजा लुइस मैकॉली, है ना। इनका जन्म जो है अलाबामा में हुआ था 1913 में। तो जब ये एक बार काम करके घर लौट रही थी बस के माध्यम से, तो एक गोरा व्यक्ति जो है वो
इनसे चाहता था कि उसको सीट मिल जाए, लेकिन वो सीट देने के लिए तैयार नहीं हुई। और वह जो विरोध हुआ वो इतना बड़ा विरोध हुआ बच्चों कि आगे चल कर के अमेरिका के इतिहास में रोजा पार्क्स का जो नाम है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। और इस आंदोलन से जो जुड़े जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे, उनको समझ जाइए कि नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, तो चलिए, तो आत्मसम्मान का बचाव है ये, आत्मसम्मान को कैसे हम बचा सकते हैं। तो देखिए, उस दिन उसके इनकार से, उसके यानी कि उनके, रोजा पार्क्स के इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू हुआ, जिसे नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट मूवमेंट्स कहा जाता है। यह आंदोलन डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अहिंसात्मक तरीके से चलाया गया था। वे अमेरिका के एक पादरी एवं आंदोलनकारी थे। उन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है। याद रखिएगा कि मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका का गांधी कहा जाता है। देखिए, मार्टिन लूथर किंग जी की मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये हैं मार्टिन लूथर किंग, बहुत कम उम्र में, है ना। 1964 में उन्हें विश्व शांति के लिए सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस आंदोलन के फलस्वरूप 1964 में अमेरिका में एक कानून बना जिसे नागरिक अधिकार अधिनियम कहा जाता है। इस कानून के तहत नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया गया। जो अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे थे उनको अब स्कूल में नामांकन भी, इतना होने के बावजूद भी अफ्रीकी अमेरिकन आज भी गरीब है बच्चों। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन अपने बच्चों की अच्छी व्यवस्था वाले स्कूलों में नामांकन कराने में भी असमर्थ होते हैं। तो बच्चों, कानून संरक्षण जरूर देता है, लेकिन जब तक समाज मान्यता ना दे, समाज अच्छा व्यवहार ना करे, समाज में सब लोग मिलजुल के जीना नहीं सीखें, तब तक लोकतंत्र की सफलता और असफलता के बीच प्रश्न चिन्ह लगा ही रहता है। तो कुल रूप से बच्चों, जो सारांश हम लोग यही कहेंगे कि समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है। बच्चों, ये पंक्तियाँ आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 10 पे है बच्चों। आप पेज नंबर 10 पे देखिए। समुदाय का स्वाभिमान और गरिमा तभी बनी रह सकती है जब उसके पास अपनी और परिवार की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। बच्चों, पैसा हो, है ना, विद्या हो, बुद्धि हो, पढ़ाई लिखाई हो। इसीलिए तो हम कहते हैं बच्चों कि आप सब पढ़ाई कीजिए, है ना। इस समाज में बहुत तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा यदि हम पढ़े लिखे नहीं होंगे। सिर्फ पढ़ा लिखा होना काफ़ी है बच्चों। इसके बाद आप सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे और इसके साथ ही साथ आप देश के प्रोग्रेस में, देश की उन्नति से भी अपने आप को जोड़ सकेंगे। तो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने पहले चैप्टर को खूब अच्छी तरह से समझ लिया। जहाँ तक हो सका मैंने प्रयास किया आप लोगों को समझाने का कि आप लोकतंत्र के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएं। और बच्चों, यहाँ ना सिर्फ हमने लोकतंत्र की बात की, बल्कि जो चैलेंजेज हैं लोकतंत्र को कैसे हम बचा कर रखें, लोकतंत्र को किन किन परिस्थितियों से हानि हो सकती है, उसके बारे में भी बच्चों आप लोगों को हमने बताया। तो प्रयास हमारा यही रहा कि लोकतंत्र को आप अच्छी तरह से समझ जाएं, ना सिर्फ इसको पढ़ें और लिखें, बल्कि आप जो है अपने जीवन में भी इसको आत्मसात करें। अपने व्यवहारिक जीवन में भी हम और आप जो लोकतंत्रात्मक जो मूल्य हैं, जो वैल्यूज हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो ठीक है बच्चों, यह चैप्टर पूरा हुआ। इसके पश्चात एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जो प्रश्न उत्तर वाले वीडियो होंगे। तो आज के लिए इतना ही, और इन तीनों वीडियो के माध्यम से आप इस संपूर्ण चैप्टर को, पहला चैप्टर लोकतंत्र जिसका नाम है, उसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इनको आप बार बार देखिए और अपनी समझ विकसित कीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।